बच्चों में जाते हैं। जैसे कि आप अगर आपके माता पिता हैं, माता का बिहेवियर कुछ और होगा, पिता का बिहेवियर कुछ और होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि माता से वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी या तो सन पे और फादर से डॉटर पे, ठीक। तो ये वेरिएशन मतलब दो बिहेवियर होता है किसी भी संतान का, माता पिता से किसी भी संतान का मतलब उनके बच्चों का बिहेवियर सेम नहीं होता, ये वेरिएशन दर्शाता है। मतलब कोई भी बच्चे, कोई भी भाई बहन हो, ठीक है, उनका नेचर अलग अलग होता है सभी इंसानों का, ठीक। तो वो किससे होता है? जेनेटिक वेरिएशन से, मतलब वो जीन से होता है, ठीक। और दूसरा होता है एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण से। कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में जिसके कारण हमारे बिहेवियर पे चेंज आते हैं। जैसे कि आप बता सकते हो कैसे? जैसे कि अभी आप समझ लो अभी गर्मी है, ठीक है, अभी हमारा कुछ और मूड रहता है, ठीक। मतलब कि हम गर्मी से क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? फैन ऑन करते हैं, ठीक। और ठंडी अगर आ जाए तो क्या होगा? जस्ट उसके अपोजिट हमारा बिहेवियर हो जाएगा, ठीक। हम ठंड से क्या करेंगे? स्वेटर चाहिए, हमको बचना है, ये करेंगे। हमको ठंड से बचना है, हवा से बचना है, जस्ट उसके अपोजिट करेंगे, ठीक है। और गर्मी में क्या करेंगे? हमको ठंडी चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशन मतलब इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाए, तो ऐसे भी वेरिएशन क्या कहलाएंगे? इन्वायरमेंट वेरिएशन। जैसे जो पहाड़ में रहते हैं उनकी लंबाई छोटी होती है, हर एक पहाड़ में ही लड़के को छोड़ दिया जाता है उसमें, और एक दूसरा इस साइड जो पहाड़ साइड रहेगा उसकी लंबाई छोटी होती है, हाँ। और जो धूप साइड अधिक रहते हैं उनकी पुतलियां छोटी होती हैं। हाँ, ये वेरिएशन है, ये भी इन्वायरमेंटल वेरिएशन इसी को कहेंगे। आप जो बता रहे हो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। और जैसे आप मान सकते हो, जैसे क्या होता है कि एक माता पिता के बच्चे, जैसे कि आप समझोगे कि कोई भाई बहन या तो कोई एक बड़ा होता है हाइट में या छोटा होता है, कोई मोटा होता है या पतला होता है, ये जेनेटिक वेरिएशन है। ये ना हम इसको एनवायरमेंट वेरिएशन नहीं कहेंगे। एक घर में अगर ऐसा वेरिएशन होगा उसको जेनेटिक बोलेंगे, ठीक है, आनुवांशिक वेरिएशन। और एनवायरमेंट में मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको एनवायरमेंटल वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉजेस होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि एक है वातावरण में परिवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा जीन्स में परिवर्तन के कारण, क्रोमोसोम में परिवर्तन। अब क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, क्रोमोसोम क्या है आपको पता है? ठीक, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पता है आपको? क्रोमोसोम क्या है, ऐसा होता है? क्रोमोसोम में न्यूक्लियस होता है, उसको क्या क्या कहते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे संरचना होती है क्रोमोसोम की। ठीक, अब इसमें क्या क्या होता है देखेंगे। मतलब जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, ये जो बाहरी आवरण होता है, जैसे हमारी बॉडी पे क्या होता है? स्किन, ठीक, ये पेलिकल कहलाएगा। ये जो बाहरी आवरण होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये पेलिकल होता है, ठीक। अब ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है जो
इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटोमीटर। ठीक है, अब इसको ये होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? पेलिकल के अंदर का भाग जहां पे सारे क्रोमोसोम के पार्ट पाए जाते हैं उसको कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक, जैसे हमारी बॉडी पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोमियर ये क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे बीच में पाया जाता है, ठीक, दानेदार इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये होंगे क्रोमोमियर। ठीक है, ये मैट्रिक्स ये होता है अंदर का भाग। ये कुंडलित जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोमीटर। और ये जो बाहर एक्सटर्नल आवरण होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? पेलिकल। ठीक है, अब बीच का पार्ट, सेंट्रोमियर, जो एक बीच में स्ट्रक्चर होता है जो दोनों क्रोमेटिड, इसको बोलते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड होता है। ठीक, क्या होता है कि दो क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिड है यहां से यहां तक लेके यहां से यहां तक, इसको क्रोमेटिड बोलेंगे पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, और ये दोनों क्रोमेटिड को जो बीच में जोड़ने का काम करता है उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। ठीक है, तो समझना है ये पेलिकल जो बाहरी स्ट्रक्चर हो, मैट्रिक्स जो क्रोमोसोम के अंदर का भाग होता है जिसमें सारे क्रोमोसोम के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटा क्या होता है? क्रोमेटा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, और जो बीच में पाया जाता है जो दानेदार स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे क्रोमोमियर। और दो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दो पार्ट, एक वन पार्ट एक सेकेंड पार्ट, ये दोनों मिलके जब क्रोमोसोम होते हैं तो पेयर में होते हैं। ठीक है, उसमें जो क्रोमोटिड होते हैं दो पेयर में होते हैं, एक पेयर ये होता है एक पेयर ये होता है, और ये दोनों मिलके एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्रोमेटिड को जो जोड़ने का काम करता है, जोड़ के रखता है, वो सेंट्रोमियर होता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक, आप बोलना मैं उसको बताती हूँ। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक मतलब मतलब इसमें एक जो प्लास्टिक क्रोमेटिड होता है वो बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से। ठीक, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रोमोसोम के कितने टाइप हैं, तो आप क्या बताओगे? 4 टाइप हैं। अभी बता रही हूँ कौन कौन से। अब बोलेगा एक्रोसेंट्रिक में कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ऑप्शन ऐसा आएगा, छोटा या बड़ा, छोटा और बड़ा, ऐसे अगर ऑप्शन आया। ठीक है, गोल या सर्कल, ठीक है, इसी को बोलते हैं। उसके बाद तीसरा बोलेंगे एल शेप में, और चौथा दे दिया वी शेप में। ठीक, तो आप क्या बोलोगे? ठीक, इसमें एक पार्ट बड़ा होता है एक छोटा होता है। ठीक, अब आगे बताओ एक और टाइप क्या होता है? टीलोसेंट्रिक में कैसा होता है पता है?
सेंट्रोमियर होता है, मतलब इसके एक छोर में ही बस पाया जाता है। ठीक, ये सेंट्रोमियर होगा और ये टीलोसेंट्रिक। इसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक। मतलब इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है इस क्रोमोसोम के सबसे ऊपर पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक छोर पे होता है, इसमें छोटा या बड़ा नहीं होता। इसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक। दो टाइप है, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, दो टाइप हुए। अब तीसरा है मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं वो सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे इसका कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर, वी जैसे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर जुड़े होते हैं और इनका स्ट्रक्चर वी शेप में होता है। ठीक है, शेप जो होता है वी शेप में होता है और सेंट्रोमियर क्या बीचों बीच जुड़ा होता है। अब एक टीलो में शीर्ष में, मतलब सबसे ऊपर पाया जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, इस क्रोमोसोम के जैसे कि आप ऐसे बना दो इसको, जैसे ये है तो यहाँ पे सबसे ऊपर पाया जाता है। ठीक, इसमें छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे ये जब अगर कर दिए तो क्या बन जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और अगर इसी को ऐसे बराबर बना दिया जाए मेटोसेंट्रिक। ठीक है, अब इसी को ऐसे बस रहने दिया जाए तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अब एक और टाइप होता है, सब मेटासेंट्रिक। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा होता है इसमें भी और एक छोटा होता है, पर ये शेप कैसा होता है, एल शेप। ठीक, ये चार टाइप होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। ठीक, इसमें क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में बड़ा होता है और एक छोटा होता है जो किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से। इसमें क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं और सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, मेन पार्ट किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से, और जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ पे होता है, शीर्ष, मतलब सबसे ऊपर। और लास्ट क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक। ये क्या होता है, एल शेप में होता है और एक इसमें बड़ा होता है और एक छोटा। ठीक है, एक वर्ड आता है कैरियोटाइप। लिखिए, नोट कर लिए। क्या होता है, सभी इंसानों में जो क्रोमोसोम होते हैं एक सेट के अकॉर्डिंग बनते हैं, मतलब कि एक सेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। टोटल 46। ठीक है, और पेयर में ठीक टोटल
इसमें से, मतलब दो पेयर होते हैं जो एक सेट बनाते हैं। ठीक, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब थोड़ा थोड़ा आपको नया लग रहा होगा क्योंकि आप जेनेटिक्स के स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हो। नहीं मैं हम लोग भी पाते हाँ है, पढ़े हो ना, पढ़े हो, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। क्या लिखा हुआ है तो कैरियो, कैरियो CARYOTYPE। ठीक, आप लोग यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जानते हो? आप लोग बताइए, हम लोग जानते हो? यूकैरियोटिक एक कोशिका और प्रोकैरियोटिक एक कोशिका और यूकैरियोटिक दो कोशिका। हाँ, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है? एग्जांपल बता सकते हैं? वन में 80 ऐसा तो होता है और इसमें राइबोसोम और 120 है। हाँ, एक कोशिका की जैसे कि अमीबा है, उसमें कोशिका वगैरह की हाँ हमें केंद्र विकसित होता है, केंद्र विकसित होता है। हाँ, जैसे कि आप डिफरेंस अगर करोगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्या बताओगे? इसमें पहले, सबसे पहले न्यूक्लियस बताओ। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा और क्या बताओगे? इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल टोटली डेवलप नहीं होते, ठीक है, सेमी डेवलप। ठीक, और ये डेवलप होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या बताओगे? इससे 70 स्लाइड इसमें 70 होते हैं और इसमें 80 होते हैं। इसमें टेकोई कम पाया जाता है, इसमें टेकोई कम। दूसरा आप मेन चीज करो, जैसे कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, ठीक, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल का बताओ। सेल वॉल इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल आप क्या दोगे? जैसे अमीबा, हाँ, पैरामीशियम, यूग्लिना, और इसमें एग्जांपल दोगे ह्यूमन, ठीक है, ये कह सकते हो मेनली। अब ये बताओ, जो अमीबा होता है वो क्या होता है? एक कोषीय होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है पता है? इसमें क्या होता है? कल होलोजोइक पढ़े थे, ठीक। ये क्या करते हैं? अपना जो खाना होता है, जो भोजन होता है, ठीक, डाइजेस्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लेते हैं और निगलते हैं, ठीक है, ये निगलते हैं डायरेक्ट, अपना जो भोजन होता है उसको निगल जाते हैं। जैसे कि ये अमीबा है तो इसके ऊपर अगर इनका फूड आता है, ठीक, तो ये डायरेक्ट उसको अंदर करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद के थ्रू बाहर करते हैं। ये क्या करते हैं? इसमें ये कोई भी ऐसा फूड जो इनको लेना होता है डायरेक्ट निकलते हैं अमीबा
ठीक है। उसके बाद ये अंदर करके अंदर ग्रहण करते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है, पहले अंदर ग्रहण करेंगे, मतलब पहले लेंगे, उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद एसिमिलेट करेंगे उसी को, उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब उनको उनका भोजन एनर्जी जो भी लेना रहता है उनको अपनी ग्रोथ के लिए ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे जैसे हमारा बॉडी करता है, ठीक। अब एक वर्ड आता है डीएनए, ठीक, उस दिन हम लोग पढ़े थे डीएनए, ठीक। तो डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या दो बेस पेयरों से मिलके बना होता है। और इसको कौन बनाया था, खोज की थी, ठीक है। डीएनए क्या होता है, पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक, और उसके बाद खोज की थी 1953 में वॉटसन और क्रिक ने। और नोबेल प्राइज कब मिला था, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 में, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए 1962 में इसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और डीएनए के बारे में क्या होता है, दो बेस पेयर होते हैं, ठीक, दो बेस पेयर होते हैं और इनको क्या कहते हैं, ठीक। और क्या होता है, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट नहीं रहता, इसमें प्रेजेंट रहता है, हाँ इसमें नहीं होता, ठीक, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, और आरएनए में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये सारे मेन पॉइंट हुए। अब क्या क्या कह सकते हैं इसमें, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, और इन दोनों बेस पेयर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, फास्फोरस बेस पेयर, ठीक है। बैकबोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या किससे किससे मिलके बना होता है, ये सुगर प्लस ठीक। और इसमें अगर ये बेस पेयर मिल जाए तो ये क्या बनाता है, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक, इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक। अब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और ठीक, चार बेस पेयर होते हैं, मतलब दो बेस पेयर होते हैं जो ये दो दो बेस पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखना है, आप ये देखो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, तो अगर एक इसको लेंगे, एक जो हेलिक्स होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी दूरी होती है, ठीक ठीक, और ये बेस पेयरों के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर, ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब आप ये देखोगे, पहली बार
हमारा बेस पेयर कैसे रहता है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इस इंड पे खत्म हो, इस इंड पे खत्म हो अगर, तो ये क्या होगा 3 इंड पेयर, ठीक है। और 5वें नंबर पे अगर खत्म हो तो क्या होगा 5 इंड पेयर, ठीक। इसको ऐसे बोलते हैं। अब ये देखो इन दोनों के बीच किसके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बता सकते हो? एडेनिन और साइटोसिन और इसके बीच तो मैं साइटोसिन और एडेनिन ठीक है, एडेनिन और थायमिन होता है और ये होता है, तो ये डबल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये जो होता है जैसे आप समझ लो ये एडेनिन है तो इसके साथ क्या होगा थायमिन, तो ये होगा डबल बॉन्ड और जस्ट उसके नीचे साइटोसिन और ग्वानिन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है सुगर होता है और उससे फॉस्फेट जुड़ा होता है, ठीक है। सुगर फॉस्फेट, जैसे कि ये एडेनिन है तो यहाँ इससे क्या जुड़ेगा एक सुगर और उससे फॉस्फेट, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं एक बैकबोन बॉन्ड, ठीक है। इसी को कहते हैं बैकबोन बॉन्ड, ठीक। अब और इसमें क्या है, डीएनए में और क्या बता सकते हैं, बस इतना ही रहता है इसका मेन। क्या बताएंगे, जो डीएनए होता है नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है, एक होता है एडेनिन, एक थायमिन, एक ग्वानिन और एक साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड और ग्वानिन और एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आरएनए में क्या होता है कि थायमिन की जगह क्या होता है यूरेसिल, इसमें मेन डिफरेंस यही होता है। इसको और कैसे कह सकते हैं, डीएनए को बोलते हैं AGCT, इसका एक और नाम, ठीक है। और आरएनए को कहते हैं AGCU, ठीक, उनका एक और नाम है। अगर यहाँ पे कहीं दिखे एग्जाम में बोले AGCT क्या है, किसका स्ट्रक्चर बनाता है, तो आप क्या बोलोगे डीएनए का। और AGCU किसका स्ट्रक्चर बनाता है आरएनए का। आरएनए क्या होता है सिंगल होता है, जस्ट इसके बीच में अगर आप काट दो, इसके बीच आप काट दो तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ये होता है ऐसे ही रहेगा पैरेलल, ये घूम के इधर आएगा, ठीक। आरएनए का स्ट्रक्चर इसी का हाफ करो तो ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिक्स, ठीक, सिंगल स्ट्रक्चर होता है। और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसी के बीच में काट दो। अब क्या होता है इसमें एडेनिन के साथ यूरेसिल होगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। अब डीएनए का पूरा नाम क्या है आप बताओगे, AC, ठीक। और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड,
अच्छा, आप एक रेट्रोवायरस सुने होंगे नाम। वो आरएनए होता है। हाँ, वो आरएनए होता है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, उसमें क्या होता है रेट्रोवायरस में, जब आरएनए से कोई वायरस आके अटैच हो जाए, पूछता है कि रेट्रोवायरस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कोई आरएनए से अगर कोई वायरस आके अटैच हो जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे रेट्रोवायरस। क्या कहेंगे? ठीक, इसको कहते हैं रेट्रोवायरस। चलो आप बताओगे, बताओ डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बताओ, एक्सप्लेन करके।